आज के इस एडॉन टॉक्स के हेलोइन स्पेशल एपिसोड में वी हैव नील डी सिल्वा सर। बहुत खुशी हुई कि आपने मुझे इनवाइट किया आपके टॉक्स पर। तो मैं एक ऑथर हूँ अभी इस वक्त। आई राइट, मैं बुक्स लिखता हूँ, मैं वेब सीरीज के लिए लिख रहा हूँ। हॉरर मेरा जॉनर है, तो लोगों को डराना मेरा काम है। इन्होंने 12 हॉरिफाइंग किताबें लिखी हैं। इनका जॉनर घोस्ट, हॉरर, हॉन्टेड, ये सारी चीज़ें हैं। और हम आज के इस एपिसोड में बात कर रहे हैं एक्चुअल में जो प्रोसेस में जब ये किताबें लिख रहे थे, इनके साथ एक्चुअल में घोस्ट हंट्स हुए हैं, घोस्ट स्टोरीज हैं, मेरी पर्सनल लाइफ की थोड़ी स्टोरीज हैं जो कि थोड़ी हॉरिफाइंग है। वो उठ बैठे अपने बेड पर और कहने लगे कि मुझे कुछ दिख रहा है, जमीन पर कुछ है, जमीन पर कुछ काला काला रेंगते हुए आ रहा है मेरे पास। इस एपिसोड में सब कुछ है जो आपको डरा देगा, आपकी रूह तक को हिला देगा। आई एम नॉट मेकिंग दिस अप। इस एपिसोड को एडिट मेरी एडिटर ने तक नहीं किया। ये एपिसोड को मेरे को खुद एडिट करना पड़ा। हमने इसमें बहुत सारे इंडियन कल्चर को भी लेके आए हैं कि इंडियन कल्चर में ये सारी कैसे चीज़ें होती हैं, जो टॉप एलीट लोग हैं वो कैसे इन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी वेल्थ बढ़ाने के लिए, और बहुत सारे डार्क सीक्रेट्स। 2 औरतों को मतलब बलि चढ़ा दी, और जो मतलब थे वो एक पॉलिटिशियन थे। उनका बिलीफ ये था कि मतलब हमारी फैमिली प्रॉस्पर कर जाएगी। डार्क रियलिटीज, डार्क, बहुत ज़्यादा डार्क एपिसोड है। बलि भी होती है, वी नो दैट, करेक्ट। बलि भी होती है। बहुत ही डार्क अगर हम बात करें तो रेप भी होता है, बहुत कुछ होता है। तो प्लीज़ इसको अपने रिस्क पे देखना, और अगर देख रहे हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि हम इनके साथ एक लाइव पॉडकास्ट भी करने वाले हैं दिसंबर में। तो तब तक के लिए, अभी के लिए, एंजॉय योरसेल्फ, एंजॉय दिस हेलोइन स्पेशल एपिसोड फ्रॉम एडॉन टॉक्स। So, hey नील सर, वेलकम टू एडॉन टॉक्स। और एक बार जैसे मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया, आई वांट कि आप भी अपना इंट्रोडक्शन मेरे को और ऑडियंस को दे दो एकदम राइटर स्टाइल में। थैंक यू सो मच वरुण, बहुत खुशी हुई कि आपने मुझे इनवाइट किया आपके टॉक्स पर। तो मैं एक ऑथर हूँ अभी इस वक्त। आई राइट, मैं बुक्स लिखता हूँ, मैं वेब सीरीज के लिए लिख रहा हूँ। हॉरर मेरा जॉनर है, तो लोगों को डराना मेरा काम है। लेकिन ये हमेशा से ऐसा नहीं था। जब मैंने स्टार्ट किया मतलब एज अ अर्निंग मैन, तो वो था 1991 में। जैसे ही मेरा 10th स्टैंडर्ड खत्म हुआ, मैंने ट्यूशन क्लासेस चालू किए थे घर पे। तो डैड का जॉब चला गया था, तो आई स्टार्टेड कोचिंग क्लास। अच्छी चल पड़ी, बच्चों को अच्छा लगा मेरा पढ़ाना, एकेडमिकली में अच्छा था। तो बहुत साल तक वो चला। फिर बाद में वही एक बड़ा इंस्टीट्यूट जैसा बन गया, और 18 साल तक, दैट इज फ्रॉम मतलब जब तक मैं 39 ईयर्स का था, आई वॉज डूइंग दैट। कोचिंग क्लास था, बहुत सारे स्टूडेंट्स आते थे, लाइक 500 स्टूडेंट्स एक साल में आते थे। हमारा टर्नआउट भी अच्छा था। तो ये चलते चलते मेरे दिमाग में एक बात हमेशा रहती थी कि मैं स्टूडेंट्स को पढ़ा तो रहा हूँ, लेकिन क्या हो रहा है कि जो स्टूडेंट्स मुझसे पढ़ रहे हैं वो सब सारी दुनिया में जा रहे हैं। वो यूएस में जा रहे हैं, कनाडा जा रहे हैं, इंग्लैंड जा रहे हैं। मैं क्या कर रहा हूँ? मैं यहीं इसी रूम में बैठा हूँ, और यहीं मैं वही चीज हर साल पढ़ाते जा रहा हूँ। तो ये मुझे खटकने लगा, बिकॉज आई एम लाइक क्रिएटिव पर्सन, राइट। मैं बचपन से बहुत बुक्स पढ़ता था, बहुत कहानियां पढ़ता था, तो वो मेरा डायरेक्शन था। और वहां से मैं आ गया इस बिजनेस में, जहां वो जम नहीं रहा था। तो इसीलिए जब मैं 39 का हुआ, आप उसको मिड लाइफ क्राइसिस बोलो या जो भी बोलो, मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं अपना क्लासेस बंद करूं, जो कि बहुत ही प्रॉफिटेबल था, बहुत ही लुक्रेटिव था एट दैट टाइम। मैंने वो स्टेप लिया एक चैलेंज के हिसाब से, क्लासेस बंद किया, और मैं बन गया राइटर। मैंने फर्स्ट बुक अपनी रिलीज की 2015 में, जब मैं मतलब एज आई सेड 39 था, वो एज थी मेरी। ओके। बुक चल पड़ी, अमेजॉन बेस्ट सेलर हुई, नंबर 1 पे थी 18 महीनों तक, ऑलमोस्ट 2 ईयर्स, अभी 7 साल हुए हैं, अभी भी वो टॉप 100 में है अमेजॉन पे। बुक चल पड़ी, बुक को एक मूवी डील मिली, और उसके बाद मैं बुक लिखते गया। अभी जैसे फॉर एग्जांपल अभी 12 बुक्स हुए मेरी, आई हैव गॉट 12 बुक्स, वर्क विद सम ऑफ द बिग पब्लिशर्स। आई हैव बीन वेरी लकी एंड ब्लेसेड, क्योंकि पहली बुक जो मेरी थी वो सेल्फ पब्लिश थी। मैंने खुद ही अमेजॉन पे उसको डाल दिया था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि क्योंकि वो बुक अच्छी थी, लोगों ने रिसीव अच्छी तरह से किया रादर, तो इसलिए फिर अभी बड़े पब्लिशर्स भी मेरे पास आ गए हैं। एंड आई हैव गॉट पेंगुइन से पब्लिश्ड हूँ मैं, रूपा से। रूपा तो सबको पता है कि इंडिया में सबसे फेमस पब्लिशर्स हैं। पेंगुइन से मेरी 2 बुक्स हैं, हार्पर कॉलिंस के साथ एक बुक हो रही है अभी। तो डूइंग वेल, आई एम वेरी हैप्पी। शायद मॉनेटरीली उतना नहीं जितना मतलब क्लासेस में मैं कमाता था, उतना तो नहीं होता है बुक्स में, लेकिन
पीस ऑफ माइंड के हिसाब से आई एम वेरी हैप्पी एज अ क्रिएटिव। एंड यू रीच्ड वर्ल्ड वाइड, तो आपका काम तो वर्ल्ड वाइड पहुंच, वैसे तो पहले भी पहुंच रहा था, आपके पढ़ाए बच्चे पहुंच रहे तो तभी पहुंच रहा था, बट इट्स नाउ क्लियरली यू, किसी अब चैनल के थ्रू नहीं जा रहा। सो नाइस। ओके, सो व्हाई हॉरर? जो आपने पहली किताब लिखी, मतलब इस जॉनर में क्या? तो अभी ये एनालिसिस मैंने बहुत बार किया है कि हॉरर ही मैं क्यों लिखता हूँ। वो उसका जो जवाब है ना, वो मुझे खुद को मैं नहीं दे पा रहा हूँ, बट आई जस्ट ट्राई टू लाइक बोल कि क्या क्या हुआ था इन द बिगिनिंग। जैसे चाइल्डहुड में मैं बहुत पढ़ता था और मेरे डैड का बहुत ही बड़ा कलेक्शन था बुक्स का, तो उसमें से मुझे सेंसरशिप, घर पर हमारी सेंसरशिप नहीं थी कि आपको जो पढ़ना है आप पढ़ सकते हो। देयर वाज नथिंग लाइक वो पाबंदी है, ये पाबंदी है, ऐसा कुछ नहीं था। और डैड मेरे सब बुक्स पढ़ते थे, तो वहां से मैंने हॉरर बुक्स पिकअप करना शुरू किया। और जब मैं मतलब 7th ग्रेड में था तभी मैंने फ्रैंकेनस्टाइन, ड्रैकुला, ये सब मैंने उसी वक्त पढ़ डाली थी। और पढ़ते पढ़ते मुझे सिर्फ मतलब एज ए रीडर नहीं पढ़ता था मैं, आई वाज रीडिंग कि मुझे भी ये इस तरह की दुनिया बनानी है, मुझे भी इस तरह की हवेलियां या जो भी गॉथिक एटमॉस्फेयर है, मॉन्स्टर्स है, क्रीचर्स है, मुझे भी बनाने हैं और मुझे भी मेरा नाम बुक पर चाहिए। वो जो मतलब एक सपना था ना, वो 7th ग्रेड में ही मेरे दिमाग में आ गया था। और मैं बुक्स लिखता भी था उस टाइम पर डैड के टाइपराइटर पे। मेरे डैड खुद भी एक राइटर थे, फ्रीलांस, वो सबटाइटल करते थे मूवीज हिंदी टू इंग्लिश। तो उनके टाइपराइटर पे जब वो नहीं रहते थे तो मैं अपनी कहानियां लिखकर कवर खुद बनाकर दोस्तों को दिया करता था। तो वो एक वहां से शायद स्टार्ट हुआ। और हॉरर क्योंकि मैं पढ़ता था, हॉरर मुझे सबसे ज्यादा फैसिनेट करने लगा। मुझे कुछ और नहीं भाता था। मतलब उस टाइम पर चेतन भगत की बुक्स भी थी, ये बुक्स भी थी, वर्ल्ड वाइड सारी बुक्स थी मेरे घर पर, लेकिन मैं जाता था हॉरर के सेक्शन में। और जो शोज भी देखने थे, मूवीज भी देखने थे। मेरे डैड रामसे की सारी मूवीज ट्रांसलेट करते थे हिंदी टू इंग्लिश, तो उनकी फिल्म्स को भी घर पर आती थी, वो भी मैं पढ़ता था मजे से। उनकी मूवीज भी देखता था मैं। और ये मैं उस वक्त करता था जब आई वॉज जस्ट अ यंगस्टर। तो बस वही फैसिनेशन रह गया होगा। और जब मैं फर्स्ट कहानी जब मेरे दिमाग में आई कि मुझे ये लिखना है, ये कहानी लिखनी है, उस टाइम पर मुझे पता नहीं था कि इसका जॉनर क्या होगा, ये रोमांस है या हॉरर है। मैंने ऐसा कुछ पहले से नहीं सोचा था। मैं सिर्फ कहानी लिखते गया जिस तरह से वो मेरे दिमाग में आई। मैं अपने फर्स्ट बुक की बात कर रहा हूँ, मायाज न्यू हस्बैंड। और मैंने जैसे वो कहानी लिखी वो हॉरर बन गई। तो इस तरह से मतलब मैं हॉरर राइटर बन गया। और क्योंकि वो बुक नंबर 1 पर थी हॉरर जॉनर में, उसके बाद मैं वही परस्यू किया। मैं बहुत डरपोक था बचपन में मैं बहुत डरपोक था। हालांकि मैंने कहा कि मैंने रीडिंग किया है बहुत और हॉरर बुक्स में पढ़ता था, वो फैसिनेशन तो था, लेकिन फैसिनेशन के साथ मैं डरपोक भी बहुत था। मतलब अंधेरे से तो बहुत डर लगता था। और मतलब अंधेरे से ज्यादा ऐसी, मतलब आपने जैसे कहानी बताई कि मतलब आपके सब कजन्स बैठते थे और आप कहानियों का गपशप और सब होता था, हमारे यहाँ भी ऐसा होता था, लेकिन हमारे यहाँ फ्रेंड्स थे ज्यादा। तो ऐसी मतलब एक बात थी कि जो हमारी कॉलोनी थी, मैं मुंबई से हूँ, तो मुंबई में जो हमारी कॉलोनी थी उस टाइम पर एक बात फैल गई कि मतलब ये कॉलोनी एक कब्रिस्तान पर बनी है। और बहुत पहले यहाँ एक कब्रिस्तान, ये बहुत फेमस हुआ करता था, हर बिल्डिंग की बात ये होती थी। लेकिन हमारे कॉलोनी में से ना हड्डियां और सब हमारे कॉलोनी में से हड्डियां और सब भी निकली थी। तो फिर ये बात एकदम सॉलिड हो गई कि इधर कुछ हुआ था पहले। मतलब एक बार पुलिस भी आई थी, सब हड्डियां और सब थी कोने में, तो वो सब बहुत हो गया था। तो फिर उसके बाद हम जो भी फ्रेंड्स बैठते थे शाम को, मतलब खेलने के बाद वगैरह, जब सनसेट होने वाला होता है ना, जब मतलब आप क्रिकेट भी नहीं खेल सकते हो, कुछ नहीं खेल सकते, सिर्फ बैठे रहते हो, बातें करते हो, उस टाइम पर ये सब हॉरर की बातें होती थी कि मतलब वहां कोई, मैंने सफेद साड़ी में चुड़ैल देखी, यहाँ ये देखा वो देखा। तो ये कहानियां सुनकर, कहानियां बताने में और सुनने में बहुत मजा आता था, लेकिन उसके बाद जब घर जाना होता था अकेले तब फट जाती थी। तो ये हमारे यहाँ भी बहुत किस्से होते थे। और मैं भी बहुत डरपोक ही था, मैं कुछ इतना ब्रेव नहीं था। लेकिन क्या हुआ कि हॉरर लिखते लिखते अभी वो बात बदल गई है। लेकिन शुरुआत तो सबकी ऐसी होती है। फोबियाज जो हमारे चाइल्डहुड में होते थे, फोबियाज जिसे कहते हैं, तो मेरे तो बहुत सारे फोबियाज थे। एक तो डार्कनेस का था, हाइट्स का तो अभी भी है। मतलब अगर कोई मैं टावर में वगैरह गया, नीचे देखो तो चक्कर आ जाती है। सेम अभी मुझे अभी लोनलीनेस का इतना डर नहीं है, पहले अकेलेपन का बहुत डर लगता था। अभी तो मैं होटल रूम में जाकर, मतलब जब मुझे बुक्स लिखना होता है या मेरा वेब सीरीज लिखना होता है, तो मैं यहाँ इस फ्लैट में नहीं रह सकता, क्योंकि ये मेरा घर है, यहाँ कोई ना कोई डिस्टर्बेंस हमेशा रहता है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक ओयो रूम या होटल रूम या कॉटेज बुक करता हूँ कहीं बाहर,
प्रेफरेबली एक ऐसी जगह जो मतलब हॉन्टेड लोकेशन करके मानी जाए, वैसी जगह पर मैं जाता हूँ और उस होटल रूम में मैं 10-15 दिन खुद को बंद रखता हूँ। मैं बाहर नहीं आता हूँ, सिर्फ खाने के लिए आता हूँ दिन में एक बार, बाकी सब अंदर ही बैठकर मैं पूरा अपना नॉवेल लिख डालता हूँ या जो भी है। तो ये मेरा मेथड है, ये मेरा प्रोसीजर है। तो ये मैं क्यों करता हूँ, क्योंकि मैं हॉरर राइटर और मेरा एक बिलीफ है कि मेरा जब काम ही है लोगों को डराना, तो सबसे पहले तो मुझे डरना पड़ेगा ना, सबसे पहले वो मुझे एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं अपने आप को जितना भी मैं डर के पास ले जाऊं, मैं ले जाता हूँ। तो जैसे कहते हैं ना, डर के आगे जीत, तो वो ही कॉन्सेप्ट है। तो शुरुआत में मुझे डेड बॉडीज का बहुत डर लगता था, वो अभी भी है। मतलब कोई अगर डेड बॉडीज, मतलब मैं एक्चुअल डेड बॉडीज की ही बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी की डेथ की भी बात कर रहा हूँ। अभी अगर कॉलोनी में भी, बिल्डिंग में भी कोई पास अवे हो गया तो मुझे कुछ फीलिंग होती है, एक नेगेटिव सा वाइब आ जाता है। मतलब कुछ है, अगर मैं उस इंसान को नहीं भी जानता हूँ टोटली, तो भी मुझे वो वाइब आ जाता है। और फिर मैं उस दिन शायद किसी से बात नहीं करूंगा, अगले दिन भी बात नहीं करूंगा, तो जब तक मैं फिर से अपने दिमागी संतुलन में आ न जाऊं। तो ये मुझे अभी भी एक होता है कि मुझे डेथ से थोड़ा ये है, शायद इसलिए क्योंकि बाकी सब कुछ हम देख सकते हैं, जिंदा जब है, जब तक हम यहाँ है इस दुनिया में, हम सब देख सकते हैं, हम सब एक्सपीरियंस कर सकते हैं। लेकिन डेथ एक ऐसी चीज है जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता, और उसके बाद क्या होता है, क्या एक आफ्टर लाइफ है या नहीं है, क्या हम भूत बनते हैं या नहीं बनते हैं। अगर हम भूत बनते हैं तो भी डरावनी बात है, अगर नहीं बनते हैं तो भी, क्योंकि फिर उसका मतलब है कि दिस इज ये अंत है। मतलब हमारे जीने का, ये सब बात करने का, ये पॉडकास्ट करने का मतलब क्या है अगर सब खत्म ही होने वाला है। तो मैं बुक्स लिखने का क्या मतलब है, तो वो ज्यादा डरावना है। जो हॉरर राइटर्स होते हैं वो इसमें बहुत ज्यादा डीपली इन्वॉल्व होता है फिलॉसफी में। ये जो एग्जिस्टेंशियल बातें हैं कि हम क्यों हैं, हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम जब बुक्स लिखते हैं तो हम पूरे यूनिवर्स को एक साथ देखने लगते हैं। सो क्योंकि भूत तो कहीं से भी आते हैं, भूत जहां से आते हैं वो हमारी दुनिया नहीं है, वो कहीं और से आते हैं। हमारी जो आत्मा है वो इस दुनिया में से निकल जाने के बाद कहीं और जाती है, वो कहाँ जाती है। तो ये सब बातें जो है हमारे दिमाग में कॉन्स्टेंटली रहती है, और इसीलिए एक नॉर्मल सी भी कॉन्वर्सेशन जब होती है हमारे साथ, तो ऐसी फिलोसॉफिकल बातें निकल जाती है। हाँ, तो ये आपको मेंटली कितना इफेक्ट करता है, या करता है या नहीं करता है, या पहले करता था मेंटली डैमेज कर रहा है? क्योंकि मेरे को ये लगता है जैसे आपने बताया इस सिनेरियो की डेड बॉडी वाला, और आपका एक दो दिन के लिए जोन थोड़ा ऑफ हो जाता है। मेरे साथ जब हुआ था ये बिल्कुल प्रोफाउंड है, और मैं समझ सकता हूँ, आई कैन रिलेट। मतलब जो आप कह रहे हो ना कि मतलब अपना ही फैमिली मेंबर है और फिर भी हमें उनसे डर लगता है, तो ये मेरे साथ हुआ था। सबसे बहुत सारे इंस्टेंसेस में हुआ है, लेकिन जो सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस जो मेरा हुआ था वो जब मेरे फादर की डेथ हुई। तो मेरे फादर जो थे उनकी डेथ हुई थी 2011 1 जनवरी को। तब से हम न्यू ईयर नहीं मनाते क्योंकि इट्स हिज डेथ एनिवर्सरी आल्सो। तो मेरे डैड सिक थे, मतलब बीमार थे, वो 2-3 साल से पहले से चल रहा था, वो बेड पे ही थे। और जब मतलब उनकी डेथ हुई तो मतलब एक एक्सपेक्टेड था कि मतलब वो जाने ही वाले, ही वाज लाइक 78 थे। तो हमें पता था कि ये होने वाला है। तो वो डेलीरियस हो जाते थे बिल्कुल, मतलब अपना जो दिमागी संतुलन है उनका नहीं था ठीक। मुझे रिकॉग्नाइज करना भी भूल गए थे बाद में, मतलब वो नहीं समझ पा रहे थे कि हम कौन है, कौन किससे बात कर रहे हैं। लेकिन जिस दिन उनकी डेथ हुई उस दिन सुबह को उन्होंने वो उठ बैठे अपने बेड पर और कहने लगे कि मुझे कुछ दिख रहा है, जमीन पर कुछ है, जमीन पर कुछ काला काला रेंगते हुए आ रहा है मेरे पास। ही एक्चुअली सॉ दैट कि मतलब हम अभी क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन का एक बिलीफ है कि एक हुडेड फिगर आता है जिसको हम ग्रिम रीपर कहते हैं, वो आपके लास्ट डे पे आएगा और आपको लेकर जाएगा। जैसा यमदूत है, जैसे यमदूत होते हैं, द सेम काइंड ऑफ लॉजिक। तो मेरे डैड ने वो एक्चुअली देखा था। ऑफ कोर्स उस टाइम पर हमें पता नहीं था, हमें ऐसा लग रहा था कि डैड अपने डेलीरियम में बोलते जा रहे, वो मतलब ऐसे बोलते जाते थे बहुत। लेकिन उसी दोपहर 3 बजे ही पास्ट अवे। अब उसके बाद मैं जब गया, मतलब मैं उस टाइम पर एक अलग घर था मेरा, तो मैं जब गया तो मुझे बहुत वो जो नेगेटिव वाइब जो हमेशा आता है, मेरे डैड थे, फिर भी वो एनर्जी मेरे में, मतलब मुझ में वो आ गई कि मतलब ये बहुत ही कुछ है,
डेथ है इस घर में हुई है डेथ, और कैसे आप इसको अभी कंट्रोल करोगे, ऐसा है। वो दिन मैं पूरा ऑफ जोन था, बिल्कुल मेरा कुछ दिमाग नहीं चल रहा था, कुछ नहीं। और मतलब रिलेटिव्स को हम बुलाना पड़ता है, उनको इन्फॉर्म करना पड़ता है, वो जिम्मेदारी सब मेरी थी। तो मैं ट्राई कर रहा था लेकिन मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था, ऐसा सब हो रहा था। मैं बहुत ही डर गया था, बिकॉज आई वॉज स्केयर्ड ऑफ माई ओन फादर्स डेड बॉडी। तो हमारे में कैसा होता है कि जब डेथ होती है तब वो अंडरटेकर्स आते हैं, अंडरटेकर्स जो होते हैं, जो कॉफिन बनाते हैं, वो आते हैं, डेड बॉडी को लेकर जाते हैं, और अगले दिन डेड बॉडी को सूट वगैरह पहनाकर कॉफिन में लिटाकर वो कॉफिन अच्छी तरह से लेकर आते हैं, सजाकर वगैरह, ताकि जो गेस्ट आएंगे और वो डेड बॉडी को एक अच्छी तरह से देखें, लाइक अच्छी तरह से ड्रेस्ड अप, और सब अगर कुछ है तो थोड़ा मेकअप वगैरह भी करा देते हैं, जो भी करना होता है। तो जब वो डेड बॉडी आने वाली थी घर पर अगली दोपहर, मैं कुछ सोच नहीं पा रहा था, आई वॉज टोटली ब्लैंक कि ये क्या होगा। और वो बहुत दिनों तक रहा मेरे दिमाग में, कि इवन आफ्टर बेरिंग माई डैड, बहुत दिनों तक वो रहा कि वो जा नहीं पाए। तो ये बहुत प्रोफाउंड था। लेकिन इसका हल भी हुआ कुछ हफ्तों बाद मेरे डैड वो मेरे सपनों में आए, लाइक यू नो, ऐसा मतलब होता नहीं है नॉर्मली, बट ही केम एंड वाज स्माइलिंग। तो जब मैंने उनका वो स्माइलिंग फेस देखा कि मतलब ठीक है वो, क्योंकि मैंने 3 साल से उनको स्माइलिंग नहीं देखा था, क्योंकि वो सिक थे, बीमार थे। लेकिन जब मैंने उनका वो स्माइलिंग फेस देखा तो सब मतलब मुझे वो मैसेज मिल गया कि मतलब सब ठीक है, और वो जहाँ भी है ही इज हैप्पी वगैरह। तो फिर आई मेड पीस विद माई सेल्फ कि मतलब ये ठीक है, ये एक जिंदगी की बात है, ये होना होता है, दिस इज अ माइलस्टोन, ये भी हमें क्रॉस करना है। तो ये सब मैं तब सीखा, ये बहुत साल पहले की, मतलब 2011 की बात है जो मैं कर रहा हूँ। आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि वो जो आपने बताया ना इस सपने में आए, तो भी बहुत सारे लोग लगेंगे कि क्या मतलब क्या बात हो रही है कि वो अपने सपने में आए और ऐसे ऐसे हुआ। और ये मेरे को भी लगता था तब तक, जब तक मतलब मेरे को अभी भी ये रियलाइज हो रहा है कि माय मॉम यूज्ड टू से, जब जैसे कि कोई बहुत नेगेटिव सिचुएशन चल रही है, या अभी बहुत ज्यादा पर्सनली बताऊंगा तो गालियां देंगे वो मेरे को, बट जैसे कि बहुत बहुत खराब सिचुएशन चल रही है उनकी, और वो शी इज लाइक कि गिव अप, कि अब मतलब नहीं हो रहा है ये, तो उस टाइम पे शी इज वेरी स्टक और चीजें बहुत खराब हो रही होती थी। तो उनको ना ऐसे होता था, और शी वॉज की मतलब उन्होंने ना अपनी बहुत यंग एज में अपने पेरेंट्स को लूज कर दिया था। तो अब उनकी जब बिल्कुल वो ऐसे बिल्कुल बकवास सिचुएशन में होती है ना, तो उनको जब बिल्कुल हारी भी होती है, नेगेटिव होती है, सब कुछ होती है, तो उनकी सपनों में या तो उनके पापा आते हैं या उनकी मम्मी आती है। करेक्ट। और वो कुछ ऐसा बोल जाते हैं या कुछ ऐसा रिएक्ट कर जाते हैं, स्माइल दे जाते हैं। यही एक बात है कि मतलब हम सोचते हैं कि जो घोस्ट होते हैं, भूत होते हैं, वो हमेशा डरावने होते हैं, लेकिन ऐसा बहुत सारे केसेस में नहीं होता है। क्योंकि जैसे आपने अभी बात करी कि मतलब फैमिली घोस्ट जो मतलब आया आपके फैमिली में, आपके मदर के पास, और उनको एक डिप्रेशन से निकाला, तो उस तरह से हमारे यहाँ भी एक टाइट सिचुएशन हुआ था जब मैं मतलब मेरा फर्स्ट अपार्टमेंट खरीद रहा था। मैं बहुत यंग था, 27 ईयर्स का ही था मैं, और मैं अपना फ्लैट खरीद रहा था यहाँ मुंबई में। तो वो लोन जो पास होना था वो नहीं हो रहा था, बहुत समय तक बहुत हमने चप्पल घीसी, लेकिन वो नहीं हो रहा था। तो एक बार क्योंकि जो बैंक मैनेजर था वो बहुत खड़ूस था, वो सोच रहा था कि मतलब ये 27 साल वाले लड़के को मैं कैसा इतना बड़ा लोन दे दूं, तो वही उसके दिमाग में था, बाकी कुछ नहीं देख रहा था। तो एक सुबह जब उसने हमें बुलाया था कि मतलब आप आ जाओ और देखते हैं आपका फाइल एक बार फिर से। 3 महीने हो चुके थे और बिल्डर से भी हमें कॉल आ रहा था कि आप बाकी का इंस्टॉलमेंट कब दोगे करके। तो उस सुबह हम बैंक गए, मतलब मैं, मेरी मदर और मेरा भाई, हम तीनों गए। और हमने सोचा था कि बैंक मैनेजर आज भी वापस भेजने वाला है, वो उसका है ही वैसा, खाली बुला रहा है फॉर्मेलिटी के लिए। तो हम सुबह को बैठे थे बैंक में, सुबह बैंक खुलने से पहले, मतलब एम्प्लॉइज भी बहुत कम आए थे। तो उस वक्त सुबह 8 बजे या कुछ दरवाजा खुला और एक जेंटलमैन, एक इंसान अंदर आए और बैठे वेटिंग बेंच पर हमारे सामने। तो ये जो थे उन्होंने पूरा व्हाइट पहना था, और मतलब शर्ट पैंट ही था लेकिन व्हाइट था, ऊपर नीचे काला चश्मा फ्रेम वाला वगैरह, और बैठकर सिर्फ हमें देख रहे थे। हमारा ध्यान उतना नहीं था उन पर, लेकिन वो बाद में पता चला कि वो हमें देख रहे हैं। और देखते देखते उन्होंने स्माइल भी किया 2-3 बार, और फिर मतलब
कुछ कनेक्शन तो हो रहा था, लेकिन पता नहीं चल रहा था कि ये है कौन। उतने में बैंक मैनेजर ने मुझे बुला दिया और मैं गया। जैसे ही जा रहा था मैं, तो वो उस इंसान ने ऐसे मतलब वेव किया कि मतलब सब ठीक होगा करके, ऐसा कुछ। मैं गया और ये बैंक मैनेजर भी स्माइलिंग हंस रहा है और वो कह रहा है कि आपका लोन पास हो गया, ये लो साइन ले लो, फाइल हो गया। मैं बहुत खुशी खुशी बाहर आया और तब मेरी मदर का जो मतलब फेस था ना, वो थोड़ा उड़ा हुआ था। मैंने कहा कि क्या हुआ, मतलब आप तो वो कहने लगी कि तुझे पता है कि क्या हुआ, वो कौन थे? मतलब कौन थे? वो बोले वो तुम्हारे दादाजी थे। और मैं मतलब एकदम पसीना पसीना हो गया। दादाजी जो थे वो मेरे ग्रैंडफादर जो थे, उनकी डेथ होके मतलब 15 साल हो गए थे। मतलब वो वही थे, उनके चेहरे पे जो मार्क्स वगैरह थे वो सेम वही थे जो मुझे पता है। और वो आए ये बताने के लिए कि आज सब ठीक होगा, और सब ठीक हुआ। ये तो बहुत ही ज्यादा ऐसे बहुत ही ज्यादा है, लेकिन इसमें 3 विटनेसेस हैं, मैं, मेरी मदर और मेरे ब्रदर। अब अगर मैं अकेला होता तो मैं विश्वास करता ही नहीं कि हैलुसिनेशन है या जो भी है, लेकिन 3 लोग एक साथ एक ही चीज कैसे देख सकते हैं। और वो बैंक का जो मतलब मैं कह रहा हूँ कि बैंक है, लेकिन वो बैंक नहीं था, उसका लोन डिपार्टमेंट था, जो मतलब थोड़ा सेक्लूडेड था। उतनी चहल पहल होती नहीं है, लोन डिपार्टमेंट एकदम खाली खाली ही होता है। तो उस तरह का माहौल था। और सुबह सुबह की बात है, क्या हो रहा है इस दुनिया में? बहुत कुछ होता है इस दुनिया में। So, have you encountered something कि मतलब आपने कुछ देखा हो, फील करा हो, या कुछ भी आपके साथ स्केरी में हुआ? मतलब दिस इज वेरी पॉजिटिव वन कि मतलब कि ये हो रहा है तो पॉजिटिव विच इज अ गुड थिंग, बट बाहर है, दिमाग से बाहर है। बट कुछ ऐसा कि स्केरी हो? बहुत सारे किस्से हुए। जब मैं बेसिकली जब लिखने जाता हूँ हॉरर स्टोरीज, जब मैं हॉरर स्टोरीज लिखने जाता हूँ तो मैं अपने आप को मतलब जानबूझकर ऐसे जोन में ले जाता हूँ जहाँ कि कुछ ना कुछ हो, मुझे कोई एक्सपीरियंस हो, क्योंकि मुझे वो वाइब चाहिए, अदरवाइज वो डर मैं कैसे प्रोड्यूस करूँगा। तो बहुत बार ऐसे होता है कि जो मैं जगह चूज करता हूँ वो कोई ना कोई वहाँ ट्रेजेडी हुई होती हो, या मतलब कोई लोग मरे होंगे, या सुसाइड होगा, या कुछ ऐसा होगा। तो ऐसी चीजें वहाँ होती हैं मोस्टली। ये हमें पता नहीं चलता है होटल बुक करते समय, लेकिन लोकली आप जब पूछते हो आपको पता चलता है। तो 1-2 बार किस्से तो ऐसे हुए हैं जो मैंने मतलब अपने इंस्टाग्राम पे और सब भी शेयर किए हैं उसके वीडियोस, कि जब मैं लिखने बैठता हूँ, वो टिपिकली जब रात का टाइम होता है तभी मैं लिखने बैठता हूँ इन माई होटल रूम्स। तो कहानी के बिल्कुल फ्लो में जब मैं रहता हूँ ना, तो उस टाइम पर कुछ ना कुछ मेरे इर्द गिर्द होने लगता है। लाइक जैसे कोई अभी जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ तो कुछ ना कुछ पास होगा मेरे पीछे, ऐसा फीलिंग होगा। पहले फीलिंग से ही स्टार्ट होता है, पहले फीलिंग से ही स्टार्ट होता है। तो एक बार तो ऐसे हुआ कि मतलब होटल रूम में जो मतलब वो वार्डरोब था, उसके बाजू में मुझे बिल्कुल दिखा मतलब कि कोई शैडो खड़ा है एकदम। मतलब ऐसा नहीं था कि मतलब आया और गया, मतलब मैं बहुत टाइम तक उसको देखने लगा और वो शैडो था। मतलब जितना मैं उसको ज्यादा देखने लगा ना, उसका ह्यूमन फिगर मुझे दिखने लगा। बहुत लंबा था, सीलिंग से लेके फ्लोर तक, लेकिन वो उसका ह्यूमन फिगर दिख रहा था मुझे, मतलब फेस या कुछ। रूम में कोई नहीं था मेरे साथ और मैं भी बैठा था, और ऊपर से ट्यूबलाइट्स थे, मतलब उससे शैडो नहीं आना चाहिए, लेकिन फिर भी वो आ रहा था, एक हेजी टाइप। तो वो क्या था कुछ नहीं पता। फिर मैंने लाइट बंद की। तो आप इससे इंटरेक्ट करने की कोशिश नहीं करते? इंटरेक्ट करना सही नहीं है। इनफैक्ट जितना मैं मतलब पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स से मैं अपने फ्रेंड से बात करता हूँ, या जितना मैं हॉरर की रिसर्च करता हूँ, ये जो घोस्ट्स होते हैं, ये जो स्पिरिट्स होते हैं, ये शायद दुनिया में है हमारे पास। क्योंकि एक बात तो डेफिनेट है कि मतलब डेथ के बाद क्या होता है हमें पता नहीं है। तो वहाँ हम उस एरिया में ऐसे बिल्कुल कंक्लूड नहीं कर सकते कि भूत नहीं होते हैं। तो मैं मतलब उस टाइप से मैं बिल्कुल नॉन बिलीवर नहीं हूँ। तो मैं मानता हूँ कि भूत या कुछ होगा, कोई एनर्जी होगा, कुछ होगा जो है। तो इसके साथ इंटरेक्ट करना वो मैं सेफ नहीं मानता। उसके बहुत रीजंस है। एक रीजन तो ये है कि वो जो हैं वो बहुत इनसिक्योर होते हैं। घोस्ट जितना भी हमने देखा है, घोस्ट को उनकी खुद की इनसिक्योरिटीज होती है, क्योंकि वो खुद अपने किसी ट्रॉमा में होंगे या इमोशन, वो आफ्टर ऑल दे आर डेड, राइट। तो आई डोंट ट्राई टू इंटरेक्ट।
ऐसे लोग नहीं समझते, भूत तो ऐसे ही समझेंगे। तो जितना भी मतलब मैं भी सोचता हूँ ना कि मैं भी इसके बारे में समझने की कोशिश करता हूँ। जब आपको ऐसा कोई एक्सपीरियंस हो, पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस, आप ज्यादा उसको खुरेदने मत जाओ। आप जैसा चल रहा है आपका, आप वैसे रहो, नॉर्मली रहो, आप ज्यादा उसको ट्रिगर मत करो। तो एक बार तो जब मैं मतलब एक रास्ते पे जा रहा था, चल रहा था, मतलब एक लोनली सा रोड था, मेरा होटल रूम थोड़ा आगे था और मैं डिनर करके अपने होटल रूम की तरफ चल रहा था। तो रास्ते में जो मतलब जंगल जैसा मतलब विल्डरनेस था, बहुत एकदम सुनसानी एरिया था। तो पीछे कुछ चलने का मुझे बहुत ही डीप सा फीलिंग हुआ। पीछे कुछ था नहीं, लेकिन फीलिंग तो बिल्कुल हुआ कि मतलब कुछ चल रहा है मेरे पीछे पीछे। तो मैंने पीछे देखने की कोशिश ज़्यादा नहीं की। एक दो बार जो फर्स्ट हम देखते हैं वो देखा नॉर्मल सा, फिर मुझे वो नेगेटिव वाइब आ गया, क्योंकि मुझे वो एक फीलिंग आ जाती है, हमें सबको आती है, वो सिक्स सेंस सबको होती है। तो वो जब फीलिंग आ गई कि मतलब बस अभी मत देखना, कुछ है, वो जब फीलिंग आती है, जब मतलब एक चिल सा बैठ जाता है ना दिमाग पूरे बॉडी में, उसके बाद मैं नहीं देखता, उसके बाद मैं सिर्फ चलते जाता। व्हाट इफ अगर देख ले या देख लेते आप तो क्या होता? वो डर तो हमेशा बना रहता है ना। तो मैंने मतलब मोबाइल से उसको कैप्चर करने की कोशिश तो की, मतलब उतनी उंगली तो मैंने की। तो मतलब जैसे सेल्फी लेने के लिए हम जैसे कैमरा रखते हैं उसी तरह से मैंने रखा और रिकॉर्डिंग चालू किया। तो बाद में जब मैं होटल रूम में गया तब भी मुझे वो देखने की हिम्मत इतनी नहीं हुई, क्योंकि रात के बहुत लेट मतलब 10 बजे के बाद ही हुए थे और लोनली सा एरिया था, तो जरा भी आवाज नहीं था, ट्रैफिक का भी नहीं, कुछ भी नहीं। और ऐसा सन्नाटा ना बहुत खतरनाक होता है, बहुत डरावना होता है। जब मैं बॉम्बे वापस आया, घर वापस आया, तब मैंने वो वीडियो देखी। और उस वीडियो में क्या था कि मैं चल रहा था, वीडियो बहुत बोरिंग सी है, मैं चल रहा था और पीछे से कोई झाड़ियाँ वगैरह जो भी है। तो एक पॉइंट पर जहाँ मतलब स्ट्रीट लाइट थी, वो स्ट्रीट लाइट में एक काला सा कुछ दिख रहा है, ऐसा हुआ था थोड़ा सा, बस मैंने फिर और झकझोरने की कोशिश नहीं की, बस वहीं तक रहने दिया। और ऐसी चीजें बहुत होती रहती है, बट मैं इतना बिलीव भी नहीं करता हूँ। मतलब ज्यादातर तो ये हमारा हैलुसिनेशन होता है। अब आप ही सोचो, मतलब मैं जा ही रहा हूँ हॉरर बुक लिखने के लिए, मैं जा ही रहा हूँ खुद को मतलब डर एक्सपीरियंस करने के लिए, तो मेरा दिमाग अपने आप ये डर कॉन्जर करने लगता है। तो 99% जो है ना केसेस, ये सब फेक रहते हैं। 99% मैं खुद ही बोल रहा हूँ, ये सब फेक रहते हैं। हम या तो भ्रम रहता है, अगर फेक नहीं भी रहते हैं तो भ्रम रहता है। तो हमें लगता है कि मतलब सच है, लेकिन सच नहीं होता है, उसका एक रीजनिंग होता है उसके पीछे। लेकिन शायद एक छोटा सा फ्रैक्शन है जो हमें नहीं पता, जिसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, उसकी खोज में है हम। क्रेजी कॉन्सेप्ट्स, मेरे को बड़े सारे सवाल उठ रहे हैं, बट स्टिल सो मतलब मेरे को ऐसा लगता है अगर मेरे सामने से शैडो आए और मैं बहुत ज्यादा डर जाऊं, तो मेरा जो रिफ्लेक्स निकलेगा वो ये निकलेगा, कौन है तू, एंड आई जा यहाँ से, और या फिर मैं लड़ूंगा कि या तो स्पॉट डेथ, और अगर नहीं मरा मैं पहले 5 सेकंड ये रियलाइज करूंगा जिंदा हो या मर गया, और अगर नहीं मरा तो आई फाइट, क्योंकि मेरे को नहीं पता कैसे हैंडल करना है। सो आई की अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश में कि कौन है तू, जा यहाँ से, या XYZ जो भी हो, बट ये नहीं करना चाहिए, आप कह रहे हो। ये जो मैचो एटीट्यूड है ना, मतलब ये जब तक हम ऐसे बैठकर बातें कर रहे हैं तब तक ठीक है, लेकिन जब रियलिटी में ऐसा कुछ हो ना एक्सपीरियंस, तब सिचुएशन बहुत अलग हो जाता है, बहुत अलग हो जाता है। तो यहाँ मतलब मैं बॉम्बे में जहाँ हूँ, मेरे घर के आगे एक रास्ता है, एक रोड है, बहुत लंबा सा रोड है, जो मतलब वो SL वर्ल्ड के उधर सब जाता है। SL वर्ल्ड बहुत फेमस है। तो ये यहाँ से सब बीचेस निकलते हैं। ये मारवे रोड है, जिसको फेमस अच्छा आप समझ रहे। तो ये एक लेजेंड है कि यहाँ मारवे रोड पर एक औरत मर गई थी बहुत साल पहले, 20 साल पहले की बात है, अपने बच्चे के साथ एक्सीडेंट में। और एक्सीडेंट जो हुआ था वो एक रिक्शा वाला था, बहुत ही फास्ट चला रहा था, क्योंकि उस टाइम पर मारवे रोड एकदम सुनसान हुआ करता था, तो बहुत ही फास्ट चला रहा था, और वो औरत आकर मर गई, टक्कर लेकर मर गई। उसका भूत अभी भी मतलब लोग सोचते हैं कि है। अभी तो बहुत ही बदल गया है मारवे में, मतलब बहुत सारे बिल्डिंग्स आ गए, होटल्स आ गए, बहुत कुछ है, लाइट्स हैं, लेकिन फिर भी लोग रात को वहां जाने से डरते हैं आफ्टर दिस पर्टिकुलर स्ट्रेच, कि मतलब रिक्शा वाले तो नहीं जाएंगे उधर, बिल्कुल नहीं जाएंगे, क्योंकि वो रिक्शा वालों को ही टारगेट करती है सबसे ज्यादा, और रोड पर खड़ी रहती है बीच में, ऐसी मतलब लेजेंड है, ये लोर है, ठीक है, मैंने कभी देखा नहीं है। रोड पर खड़ी रहेगी, या तो रिक्शा को हाथ दिखाएगी या कुछ ऑटो रिक्शा के लिए, अगर वो रुका तो भी मर गया, नहीं रुका तो अलग बात है। आई फील कि ये ना चीजें ना कुछ लोगों के साथ ज्यादा होती है,
इन द सेंस कि जैसे कि मैं कैसे बताऊं कि साइकिक, इफ आई एम, हाँ शायद कि अगर मैं ऐसा इंसान हूं तो आई विल अट्रैक्ट दिस और मेरे साथ ये काउंटर होगा और हर जगह होगा। ऐसा नहीं है कि मेरे को पर्टिकुलर इस रूम में हो रहा है या कहीं जा रहा हूं तो हो रहा है, इसकी मेरे अराउंड वो ज्यादा स्ट्रांग है और मेरे से कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है। आई फील मेरे साथ ऐसा नहीं होता, बट मैं ऐसे मान रहा हूँ कि कुछ लोग होते हैं जिनके साथ ना वो जानबूझ के जुड़ना चाहते हैं, वो गोश्त या जो भी एक्सवाइजी एनर्जीज है। और बट ऐसा क्यों होता है, मतलब ऐसे लोगों के साथ क्यों हो रहा है कि मतलब मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा, इसके साथ क्यों हो रहा है, इसके साथ क्यों हो रहा है या नहीं हो रहा, जो भी रीजन है वो मेरे को पहले तो ये जानना है कि क्यों होता है ऐसा। दूसरी चीज की जब मैं ऐसी बातें कर रहा हूँ, ऐसी चीजें कर रहा हूँ, या तो फिर मेरे को वहम हो सकता है कि शायद, बट उस टाइम पे जब वो सराउंडिंग्स होती है तो यू फील समथिंग। अब या तो अब यूजुअली हम इसको कहेंगे यार ये वहम ही होगा, बट यू जेन्युइनली फील समथिंग। इसका बेसिक आंसर जो है ना वो यहाँ है, हमारा जो माइंड है सबका एक तरह से नहीं बना है, और माइंड के जो सीक्रेट्स है, ह्यूमन ब्रेन के जो सीक्रेट्स है वो किसी को नहीं पता। अभी हमें साइंटिफिक तौर पे पता है कि ठीक है ये सेल है, ये नर्व है, यहाँ से ये इम्पल्स आता है, ये सिग्नल आता है, ये एरिया विजन का है, ये एरिया इसका है, लेकिन ब्रेन किस तरह से फंक्शन करता है वो हमें नहीं पता कि क्यों मेरे लाइक्स और डिसलाइक्स ये हैं, क्यों मुझे ये मोटिवेशन होता है, ये नहीं होता है। वो सब हम आज तक, वो सब रहस्य है। सबसे बड़ा रहस्य जो है वो है इंसान का दिमाग, और इस दिमाग में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिनका दिमाग नेचर से ज्यादा जुड़ा रहता है। अगर पॉजिटिव सेंस में हम इनकी बात करें तो ये मतलब साधु होंगे, महात्मा होंगे। नेगेटिव सेंस में बात करें तो ये लोग होते हैं जो मतलब साइकिक्स होंगे या जो काला जादू करने वाले एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन तांत्रिक टाइप, लेकिन इसमें एक बीच का एरिया भी है। नॉर्मल इंसान, मेरे आपके जैसे, हमारा भी दिमाग एक जैसे नहीं है, लेकिन इसमें भी क्या होता है कि मैं सोचता हूँ कि कुछ जो लोग हैं वो ज्यादा ऑब्जर्वेंट रहते हैं। मतलब अगर मुझे लगता है आप भी बहुत ऑब्जर्वेंट हो जिस तरह से आप बात कर रहे हो। अगर हम कहीं भी बाहर जाएं, कुछ लोग होते हैं जो सीधा चलते जाते हैं, अपने काम से काम रखते हैं, लेकिन हमें ज्यादा देखना है कि मतलब क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। हम थोड़ा एसिमुलेट, एब्जॉर्ब करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो है ना, इस वजह से थोड़े जो सीक्रेट्स है, मिस्ट्रीज है यूनिवर्स के, वो हमारे लिए ज्यादा खुल जाते हैं। तो मैं एक दो साइकिक्स को जानता हूँ, मतलब जो मतलब किसी भी चीज को पकड़ कर, छू कर बता सकते हैं कि ये कहाँ से आई है, इसका सोर्स क्या है, ये अच्छी है। तो ऐसे कुछ लोगों को मैंने देखा है और ये लोग बहुत फैसिनेटिंग होते हैं। कुछ लोग, मैं एक लेडी है जिनको मैं जानता हूँ, वो आपका पूरा हिप्नोसिस करा देंगी और बता देंगी कि मतलब आप पिछले जन्म में क्या थे, अगर आप पिछले जन्म में मानते हो तो। और ये इंडिया में बहुत फेमस है, बहुत सारे हुए हैं ऐसे जहाँ लोगों ने अपना पिछला जन्म पूरा रिमेम्बर किया है कि मतलब क्या हुआ था, मैं कहाँ जन्मा था, और वो दूसरे स्टेट में होगा, वो दूसरी भाषा होगी, लेकिन वो दूसरी भाषा बोल पाएगा, बच्चा छोटा सा। बहुत सारे ऐसे केस हैं। तो एक केस ऐसा था, शायद गुजरात में एक औरत थी जो शादी के बाद उसको ये पुनर्जन्म याद आया अपना, शादी के बाद, और उसको ये याद आया कि मतलब है ना, मेरा एक हस्बैंड था और वो हस्बैंड मुझे बहुत प्यार से रखता था और मतलब वही मेरे पति है, मैं उनसे ही शादी करूंगी और आप मेरे पति नहीं हो, मतलब जिससे उन्होंने अभी शादी की थी। तो बहुत ये केस होने के बाद उस औरत को पूछा गया कि मतलब वो कहाँ है आपके पति, तो उसने पूरा डिस्क्राइब किया। अब ये औरत थी गुजरात की, लेकिन उसने डिस्क्राइब किया पंजाब का एक गाँव। फिर वो लोग गए वहां, और जब वो वहां गए तो और वो बात भी करने लगी पंजाबी में, जबकि पंजाबी में उसका कुछ था ही नहीं कनेक्शन। तो वो वहां लेकर गए पंजाब के उस गाँव में, और वो आदमी एक्चुअली था बहुत ही बूढ़ा हो चुका था, क्योंकि वो पिछले जनरेशन का था। और ये औरत जैसे ही गई, उसने उसके पैर छुए और मतलब पूरे वाइफ और हस्बैंड की तरह ही उनका रिएक्शन हुआ, और हस्बैंड भी उसको रिकॉग्नाइज किया कि मतलब ये आत्मा उसी की है। ही अंडरस्टूड दैट। और वो औरत को पूरा डिटेल्स था कि मतलब क्या है इस गांव में, यहाँ गाय कहाँ बांधी जाती थी, क्या होता था, सब डिटेल्स के साथ। तो ऐसे एक नहीं बहुत सारे किस्से हुए हैं। आप खाली है ना रीबर्थ या रीइंकार्नेशन पे एक गूगल सर्च मारो, आपको बहुत सारे ऐसे केसेस मिलेंगे जो मतलब मैंने पढ़े हैं, हो चुके हैं। तो ये कैसे होता है? इन लोगों का दिमाग तो कुछ और ही होगा ना, बिल्कुल, क्योंकि क्या रेसिडुअल मेमोरीज हैं उनके दिमाग में। तो ये भी एक है।
बाकी जो आप साइकिक्स की हम जो बात कर रहे थे वो तो ये हैं जो मतलब बता सकते हैं कि एनर्जीज क्या है इस रूम में अभी इस वक्त। अब आप जब देख रहे हो आपको कुछ नहीं दिख रहा है, सिर्फ मेरी किताबें दिख रही होंगी पीछे, लेकिन शायद इसमें कुछ और एनर्जीज हैं जो हमें नहीं पता चलता, क्योंकि जैसे ऑडिटरी विजन में होता है हम सिर्फ इंफ्रासोनिक से लेके अल्ट्रासोनिक तक ही सुन पाते हैं, उसी तरह से ब्रेन वेव्स में भी हम एक पर्टिकुलर वेवलेंथ तक ही शायद एसिमुलेट कर पाते हैं, समझ पाते हैं और फील कर पाते हैं। और कुछ लोगों को वो ESP होता है, ESP जिसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, तो मतलब नॉर्मल ह्यूमन सेंस के बाहर जाकर वो कुछ और देख पाते हैं जो हम नहीं देख पाते, ऑर्डिनरी इंडिविजुअल्स नहीं देख पाते। ये सेंस हम कुत्तों में भी देखते हैं ना, कुत्ते अचानक से भौंकने लगते हैं बैठे बैठे, स्पेशली पेट डॉग्स, पेट कुत्ते जो मतलब घर पर कुछ नहीं होगा एक कोने में देखेंगे और भौंकेंगे। अब वो क्यों कर रहे हैं वैसा? क्योंकि कुत्तों में तो हमें पता है कि मतलब वो सिक्स सेंस है, डॉग्स में होता है डेफिनेटली, तो वो देखते हैं। और स्पेशली मैंने ये किस्से सुने हैं कि मतलब जब भी कोई मर जाता है तो उसका अगर कुत्ता हो घर में तो वो जो है एनिमल, जो जानवर है, वो उसके मास्टर को बहुत दिनों तक देख पाता है मरने के बाद भी, तो वो लाइफ को मीनिंग देता है। ये मैं सोचता हूँ भूत की जो पूरा कॉन्सेप्ट है, अगर हम इसे बहुत धीरे से समझदारी से देखें तो जो भूतों का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे लाइफ को मीनिंग देता है। जितना हम डेथ को एक्सप्लेन करें उतना लाइफ ज्यादा मीनिंगफुल हो जाता है। हाँ एग्जैक्टली, जितना आप डेथ के बारे में पढ़ते हो उतना आप लाइफ से ज्यादा, मेरे ख्याल से कि ज्यादा लिविंग हो जाते हो, बिल्कुल ज्यादा लाइवली हो जाते हो, ज्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है उसकी, मतलब ये लाइफ में जैसे कि इसकी वैल्यू बढ़ जाती है कि टाइम है, अभी है, इसको करो, इसको एंजॉय करो, वो तो आना ही है, तो उसको, और फिर आने के बाद भी वो ठीक ही होगा अगर तो अभी अच्छे से चलते हो तो। हाँ, दिस इज वेरी सेंसिबल। ओके, तो मोस्ट के, अच्छा आप लोगों से बात करते हो और लोग अपने पर्सनल एक्सपीरियंस भी आपको बताते होंगे कि जैसे आपने बताया कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज और ये सारी चीजें, तो उसमें आप कभी किसी एक घोष से इंटरेक्ट करा कि मतलब जैसे आप किसी जैसे बॉडी में आ जाता है, उसको क्या कहते हैं एग्जैक्टली, आई डोंट नो, पोजीशन। हाँ, पोजेस कर लेता है, तो उसमें आता है, तो वो काउंटर बात भी हो सकती है आई गेस। बिल्कुल। तो आपने कभी करी कभी आपने? मैंने इसका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं लिया है, मतलब कोई मतलब मेरे सामने पोजेस नहीं हुआ है, हालांकि मैं चाहता हूँ कि मतलब ऐसा हो ताकि मैं एक्चुअली डिटेल में देखूं कि क्या होता है, और मैं डेफिनेटली उससे या मतलब पूछूंगा कि मतलब तुम भूत हो या इंसान हो, या मतलब वो क्वेश्चन से पता चल जाएगा, थोड़ा डिटेक्टिवगिरी करेंगे हम। लेकिन एक पोजेस इंसान का पॉडकास्ट कर लें। हाँ बिल्कुल, मैं ढूंढ के लाऊंगा किसी को, ठीक है। सेकेंड हैंड एक्सपीरियंस लेकिन बहुत हुआ है, मतलब जिन्होंने ऐसा देखा है। हिमाचल में होता है एक जागर कह के, अगर आपको पता हो तो जागर एक ऐसा रिचुअल है जहाँ मतलब फुल नाइट एक पर्टिकुलर कास्ट है, कम्युनिटी है, जो मतलब पूरी रात बैठते हैं और गाते हैं। इट्स टिपिकल सॉन्ग्स होते हैं, और जब वो गाना गाते हैं तो वो मानते हैं कि मतलब जो माता है वो आती है, और एक इंसान जो उधर बैठा होता है वो सभा में, कॉन्ग्रीगेशन में, उन पर वो असर होता है वो देवी का, और वो लोग नाचने लगते हैं, मतलब इस तरह से नाचते हैं कि मतलब उनके बॉडी पर उनका खुद का कंट्रोल नहीं होता। तो ये कोंकण में होता है, कोंकण जो महाराष्ट्र का एरिया है, तो वहाँ एक ऐसा मतलब बिलीफ है फैमिलीज में कि एक भूत को अगर ट्रैप किया और घर में रखा बंदी बनाकर, तो घर की जो है ना खुशहाली बढ़ जाती है। तो ये कैसा होता है? तो ये जो पेट्रियार्क है, मतलब जो मेल एल्डेस्ट मेंबर है उस घर का, वो जाता है और एक तांत्रिक पूजा कराता है। तो वो जो तांत्रिक है वो पहुंचा हुआ तांत्रिक होता है एक टाइप का, और वो एक भूत को पकड़ लेता है। अब इस भूत का एक स्पेशल नाम भी है, बायंगी, इसको बायंगी बोलते हैं। बायंगी भूत को पकड़ लेता है और वो भूत को नारियल में छुपा देता है, नारियल के अंदर, कोकोनट। अब वो नारियल उस भूत का कैद खाना हुआ, और वो नारियल सड़ेगा नहीं जब तक वो भूत उसके अंदर है, वो नारियल जिंदा ही रहेगा। तो उस आदमी को दिया जाता है, और उसको क्या करना रहता है कि इस नारियल को एक ऐसी जगह छुपाना है जहां उसके फैमिली को भी पता नहीं चले कि वो कहाँ है, खेतों में या कहीं ऐसे, और उसके आजू बाजू एक मंदिर जैसा बनाना है, और रोज उसकी पूजा करनी है। और जब भी उस बायंगी को जो चाहिए, मतलब बायंगी भी भूत है ना, तो उसको मतलब जिंदा जब वो था तब उसको कुछ पसंद होगा,
मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर उसको आलू पसंद है या सेब पसंद है या आम पसंद है तो वो उसको लाके देना है हर हफ्ते में एक बार, ताकि वो, और जब तक वो लाकर देगा उसको खुश रखेगा, वो बायंगी की जो कृपा है उस घर पर बनी रहेगी। तो अब क्या होगा, ये घर जब तक वो बायंगी छुपा है और इसकी पूजा हो रही है, ये घर बहुत ही अमीर हो जाएगा। तो आजू बाजू के जितने भी समाज में जितने भी घर हैं उनके पैसे निकल जाएंगे और इस घर के अंदर आ जाएंगे। तो मतलब ऐसा देखा है ना हमने कभी गाँव में कि मतलब एक घर होता है बहुत ही प्रॉस्पर कर जाता है और बाकी सब बहुत गरीब हो जाते हैं, मतलब उनके पास रात के खाने का भी मतलब जुगाड़ नहीं होगा वैसे, और ये घर बहुत ही बढ़ रहा है। तो ये होते रहेगा, वो 7 years तक, अभी 7 साल की बात है उसमें, ये इंटरेस्टिंग है। तो मतलब 7 साल तक इनकी जो है असेंडिंग, सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ बढ़िया होगा, लेकिन 7 साल बाद उस आदमी को जाकर उस नारियल को फेंकना है और उस बायंगी को आजाद करना है, उस भूत को, क्योंकि फिर उसका टाइम खत्म, उस भूत को किसी और के पास जाना होता है। लेकिन क्या होता है कि ये इंसान बाय दिस टाइम, ये 7 साल में इतना लालच की चपेट में आ जाता है, लालची हो जाता है कि वो उस बायंगी को छोड़ता नहीं है, और तब वो बायंगी क्या कहता है, उसका नेगेटिव इफेक्ट चालू होता है। तो वो इस घर में फाइट्स लगा देगा या किसी आदमी, मतलब एक्सीडेंट्स करा देगा, लोगों की डेथ करा देगा, पैसे चले जाएंगे, बिजनेस ठप हो जाएगा। तो ज्यादातर जितने भी बायंगी से अमीर हुए हैं लोग, वो गरीब भी उतने जल्दी हो जाते हैं 7 साल बाद। तो इसलिए वो बोलते हैं ना 7 साल की जो एक साइकिल रहता है, तो ये साइकिल, बट 7 साल बाद फिर एक और भूत को पकड़ लो। हाँ, फिर एक उन्हें, लेकिन वैसा नहीं होता है ना, एक ही लाइफ टाइम में एक ही बार आप कह सकते हो, ऐसे तांत्रिक कहते हैं। तो ये ऑफ कोर्स ये प्रथा है, इसकी सच्चाई क्या है किसी को नहीं पता, ये एक फोकलोर है, और मुझे फोकलोर में बहुत इंटरेस्ट है। मैं फोकलोर में ज्यादा बिलीव नहीं करता कि मतलब ऐसा ही होता होगा, नहीं होगा, लेकिन ये दिलचस्प होती है बहुत, है ना, ये कहानियों के तौर से बहुत अच्छा, ये एक बिलीव। अच्छा, सो डू यू बिलीव इन कि ये जो, जैसे ये जो नेगेटिवली इनको यूज करते हैं, मतलब मैंने ये कॉन्सेप्ट तो देखा है कि आई फील, और मैं नाम नहीं ले सकता या फिर इसको हम बीप कर देंगे, आपको पढ़ा था लेकिन एकदम परफेक्टली नहीं पता है, भूल भी गया हूँ। हाँ, तो आई बीप द नेम क्योंकि किसी को डिफ्रेम नहीं करना, बट उनकी स्टोरी ऐसी है कि ही वॉज वेरी, मतलब उनका मसाले वाला बिजनेस वॉज गोइंग गुड, सब कुछ अच्छा चल रहा था, बट उन्होंने एक स्कूल खोला था। अब उन्होंने जब एक स्कूल खोला था एक एरिया में, तो वो स्कूल में ऐसा था कि वो चल नहीं रहा था, और उसकी वजह से ना बाकी के बिजनेस पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा था, सब खराब सा हो रहा था। तो तांत्रिक की हेल्प से, या इनको जो भी कहते हैं, इनकी हेल्प से उन्होंने एक रस्म करी विच इज की बलि चढ़ानी पड़ेगी और फिर सारी चीजें सही रहेगी। और वो बलि भी ऐसी थी कि नारियल की या किसी बच्चे की बलि, इंसानी बच्चे की बलि, एंड ही डिड दैट, मतलब उन्होंने करी वो रस्म और फिर वो हुआ सही। सो आई वॉज, क्योंकि मेरे जो सर है ना ट्यूशन वाले, ही इज वेरी इंटरेस्टेड इन ऑल दिस। जब वो यंग थे काफी, अभी तो मतलब वो अच्छे एज में है, बट जब वो यंग थे तो ही वॉज गोइंग, तो जो हमारे इंडिया के आज टॉप रिचेस्ट लोगों में है, टॉप 5 में मान लो आप, वो उनके घर पे गए थे, जो मतलब लेगेसी वाली फैमिली है, आई एम नॉट टेकिंग द नेम, बट वो लेगेसी वाली फैमिली है। और जब वो उनके घर के अंदर घुसे थे, तो जिस तांत्रिक की, मतलब वो इंडिया के जाने माने तांत्रिक थे, और वो उनका एक घर था, बड़ी सा बंगला था एक पूरा, और वो उन बंगले में गए थे कोई रस्म करने। तो जब बंगले में घुसे थे, तो तब तक उनको नहीं पता था ये इसका कौन है लैंडलॉर्ड इस बंगले का। वो लोग अपनी पूजा करने गए थे, और वो उस पूरे बंगले में, वो पूरी उनकी सेंटर में बहुत बड़ी सी, जो इंडिया का सबसे मतलब टॉप तांत्रिक्स में आते होंगे, उनकी फोटो थी। तो इससे मेरे को ये पता लगा कि ये जितने भी टॉप पॉलिटिशियंस हैं, उन्होंने बताया कि क्योंकि उनके नोन में ही था ये सब। जब आप एक फील्ड में होते हैं तो ये नो थिंग्स, है ना, आपको पता होता है कि क्या डार्क सीक्रेट्स हैं इस इंडस्ट्री के, क्या अच्छा चल रहा है, क्या बुरा चल रहा है, कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, बट आप नहीं पब्लिकली बोल सकते, सारी चीजें होती है। तो उनको सब पता था, और उन्होंने मेरे को प्रूफ के साथ, उन्होंने को फोटोज दिखाई, उन्होंने मेरे को चीजें बताई, और उन्होंने ये सारी चीजें बताई। तो उन्होंने बताया कि वहां पे ना ये जितने भी आज टॉप लोग बैठे हुए इंडिया में, इनमें से नॉट एवरीवन बट मोस्टली एक्टिविटीज कर रहे हैं जो कि अनहेल्दी है, टू रिमेन ऑन दैट पावर, टू रिमेन ऑन दैट लेवल। जैसे आपने मेरे को बताया, तो मेरे को उससे हुआ कि यार बहुत सारे लोग कर रहे हैं, और फिर मी बीइंग अ
मेटेरियलिस्टिक गाय, मैंने उनसे पूछा कि सर फिर इसमें गलत क्या है, इन द सेंस कि क्यों ये कर रहे थे। उन्होंने मेरे को फिर सारा कॉन्सेप्ट समझाया और ये बताया। आई फेल्ट दैट कि हाँ ये सेंसिबल है चीज, बट जो वो कर रहे हैं इसका एंड नहीं अच्छा। मतलब अगर मैं किसी पेशाच को काबू करता हूँ फॉर माई बेनिफिट्स, तो एक पॉइंट के बाद वो पेशाच मेरे को काबू करेगा, नहीं तो उसकी भूख बढ़ती रहेगी। तो बहुत सारे लोगों को पेशाच का कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा, एंड आई वांट यू टू एक्सप्लेन मी, क्योंकि उन्होंने मेरे को समझाया था, बट आई वांट एकदम अनदर पर्सपेक्टिव कि हाउ डज दैट पेशाच होल्डिंग थिंग वर्क, या फिर जो लोग पावर में आने के लिए, पैसा कमाने के लिए गलत चीजें करते हैं। इनफैक्ट मैंने पिशाच पे एक बुक लिखी है, मैं एक बुक का टाइटल है पिशाच। आप दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग कि मेरे को आपका पर्सपेक्टिव जानना है इस पे। देखो, सबसे पहले तो मैं मतलब स्पेसिफिकली पिशाच वगैरह इस पे बात नहीं करूंगा मैं। मतलब जो हम ये जो ब्रॉडर डिस्कशन हो रहा है हमारा, मतलब लोग काले जादू में विश्वास करते हैं, ताकि सोचते हैं कि मतलब काला जादू अगर करने से, इसको काला जादू कहते हैं, दिस इज प्योर ब्लैक मैजिक। तो ये एक काला जादू है जिसमें लोग सोचते हैं कि अगर हम किसी का वशीकरण करें या किसी को अपने काबू में लें तो हमारी समृद्धि बढ़ेगी। तो ये कॉन्सेप्ट होता है इसका। लेकिन इसमें दो पहलू हैं। सबसे पहला तो इसमें ये पूरा सुपरस्टिशन है, इसको हम ब्लाइंड फेथ ही बोलते हैं, क्योंकि इसको टोटली, इसकी रियलिटी क्या है? क्या आप ऐसा टोटली बिलीव करते हो कि आप किसी को ऐसे काबू में कर सकते हो और यू कैन मेक हिम डू हिज बिडिंग? अगर आप बिलीव करते हो कि वो क्रीचर एग्जिस्ट भी करता है, पिशाच फॉर एग्जाम्पल, तो अभी पिशाच होते, अगर असल में भी पिशाच होते हैं तो वो इतने पावरफुल होते हैं कि एक ह्यूमन बीइंग उसको काबू सबसे पहले कैसे करेगा, और वो भी काबू करके उसको स्लेव कैसे बनाएगा। ये सब कॉन्सेप्ट है। और इसका इफेक्ट है या नहीं है, पिशाच होते भी है या नहीं, हमें पता नहीं है। तो ये पूरा ही ग्रे एरिया है जिसमें हमें कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन इसका कोलैटरल क्या है, इसके वजह से हो क्या रहा है, कॉन्सिक्वेंस क्या है? कॉन्सिक्वेंस ये है कि लोगों को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत सारे इसमें नेगेटिव जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो ही हो रहे हैं ज्यादातर। क्योंकि अभी फॉर एग्जाम्पल बलि भी होती है, वी नो दैट, करेक्ट? बलि भी होती है। बहुत ही डार्क अगर हम बात करें तो रेप भी होता है, बहुत कुछ होता है, बहुत सारे तरह से उसका डिसएडवांटेज है और लोग उसका फायदा उठाते हैं, गलत फायदा उठाते हैं। और इस वजह से इन सब चीजों से मतलब मैं पर्सनली दूर रहता हूँ और इसको मैं प्रोपोगेट नहीं करता कि ये जो मतलब होता है। मुझे पता है कि हम इसी समाज में रहते हैं, वी कैन नॉट डिनाई, ये एक प्रथा है जो हो रही है, जो लोग मतलब सोचे। अभी बायंगी की भी जो मैंने आपको कहानी बताई, बायंगी में एक्चुअली किसी को मारना या कुछ ऐसा उतना एक्सट्रीम तक नहीं होता है, इट्स लाइक अ फन थिंग एक्चुअली। आप सिर्फ एक नारियल को लाकर रखते हो। लेकिन ये जो है स्पेशली इंडिया के कुछ पार्ट्स में, रिमोट एरियाज में बहुत ज्यादा होता है। अब 2 हफ्ते पहले ही नहीं, लास्ट वीक ही एक केस हुआ था ना केरला में 2 औरतों की बलि चढ़ाई गई एक फैमिली मतलब कुछ ही दिन पहले की बात है, अभी भी होगा। ट्विटर पे ट्रेंड हो रहा था कि 2 औरतों को मतलब बलि चढ़ा दी, और जो मतलब थे वो एक पॉलिटिशियन थे, उनका बिलीफ ये था कि मतलब हमारी फैमिली प्रॉस्पर कर जाएगी। अब वो हुआ नहीं, उसको पकड़ा गया, मतलब इज इन प्रिजन नाउ दैट फेलो। लेकिन वो औरतें तो चली गई ना। और इसमें बिलीफ क्या है, ये नेगेटिव बिलीफ है, मतलब ये हम इसको एंडोर्स नहीं करना चाहिए। दैट्स व्हाट आई टोटली बिलीव। और क्या है कि हम अभी मतलब प्रोग्रेसिव सोसाइटी के रहने वाले हैं। हमारा जो समाज है वो बढ़ते जा रहा है, वी आर बिकमिंग मोर एंड मोर प्रोग्रेसिव, हमारा पर्सपेक्टिव बढ़ रहा है। तो ये प्रथाएं बहुत पुराने जमाने की हैं, तभी शायद एक जमाने में इसका काम होता भी होगा। लेकिन आज के दुनिया में, साइंटिफिक दुनिया में क्या है, डोंट यू बिलीव कि आज भी ये हो रहा है और इससे लोग फायदा उठा रहे हैं? ये बिल्कुल हो रहा है, इससे फायदा भी उठा रहे हैं। और फायदा उठाने वाले वो लोग हैं जिस पे हम विश्वास करते हैं, मतलब वी ट्रस्ट देम। और अगर हमारी ऑडियंस अच्छी बढ़ जाती है तो हम पार्ट 2 बना देंगे। हाँ एग्जैक्टली। तो फिर आप प्लीज कमेंट्स करो और बताओ सर को हम वापस लाएंगे। और हाउ वाज आई एज अ होस्ट, क्योंकि मेरे को बहुत सारे क्वेश्चन लिखे हैं जो मैंने आपसे पूछे ही नहीं, क्योंकि आई वॉज जस्ट इन द कॉन्वर्सेशन। सो हाउ वाज द एपिसोड, की मतलब मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट हॉरर एपिसोड है। तो हाउ वाज एवरीथिंग आपकी साइड से? मेरे लिए इट वाज इसलिए वंडरफुल था क्योंकि आपने मुझे जितने भी सवाल पूछे वो सब बिल्कुल परफेक्ट थे, और मुझे जो कहना था मैं कह पाया। क्योंकि बहुत सारी बात मतलब
काफी बार ऐसा होता है कि मतलब मॉडरेटर या होस्ट या एंकर, आप जो भी बोलो, वो उस तरह के सवाल पूछ नहीं पाते जिसका मैं जवाब देना चाहता हूँ, तो मेरा डायरेक्शन ही बदल जाता है फिर। तो यहाँ ऐसा नहीं हुआ, और कॉन्वर्सेशन आपके साथ बहुत ही मजे से हुआ, क्योंकि आपने भी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस शेयर किए, तो ऐसा नहीं था कि मतलब मैं ही बस बोलते जा रहा था। तो दैट वाज गुड। एक 2 साइडेड व्यू जो होता है वो हमें मिला। थैंक यू सो मच सर आने के लिए, ज्वाइन करने के लिए, बहुत मजा आया। एंड अगर आप कभी दिल्ली आते हो या फिर मैं अगर मुंबई आता हूँ तो विल डू अ लाइव पॉडकास्ट, जो ज्यादा बेटर होगा। बिल्कुल, दैट विल बी फन। आई लुक फॉरवर्ड। मजा आ गया मेरे को। थैंक यू सर, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, मजा आ गया। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।